हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है जनसंख्या, अध्याय 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास जो है मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। देखिए, वास्तव में आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों यानी जनसंख्या का है, क्योंकि जनसंख्या जो है आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, साध्य भी है। जनसंख्या यानी मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है संभव नहीं है। जनसंख्या किसी देश की अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन होती है। भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है। इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश की समस्त विकास योजनाओं को जो है प्रभावित किया है। भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करती है। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। इसमें लोगों की जो जानकारी प्राप्त होती है कि जनसंख्या कितनी है, वे और कहां निवास करते हैं। दूसरा जो है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि तथा इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, इसमें यह जानकारी मिलता है। इसके बाद है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। औसत उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, पहला अगर देखें तो सामान्य वृद्धि 1891 से 1921 ईस्वी के बीच। 1921 ईस्वी के पूर्व के 3 दशकों में देखिए अकाल एवं संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही। 1891 से 1901 तथा 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में जो है कमी देखी गई। 1921 ईस्वी के पूर्व जनसंख्या वृद्धि जो है अत्यंत कम रही। इसीलिए 1921 ईस्वी को जो है भारत की जनसंख्या का वृहत विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडेड ईयर भी कहते हैं। याद रखिएगा 1921 को। इस समय तक भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम चरण से जो है गुजर रहा था। जन्म दर 48, 49 मतलब 48 से 49 प्रति हजार और मृत्यु दर 42 से 48 प्रति हजार व्यक्ति थी। दूसरा है मध्यम वृद्धि। इसका जो समय है 1921 से 1951 ईस्वी। 1921 ईस्वी के बाद के 3 दशकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा यातायात साधनों में जो है विस्तार से दुर्भिक्षों में कमी आई, अकाल में कमी आई, चिकित्सा सुविधा में सुधार से संक्रामक रोगों की रोकथाम की गई और 1951 ईस्वी में जन्म दर लगभग 40 प्रति हजार व्यक्ति और मृत्यु दर 27.4 प्रति हजार व्यक्ति तक आ गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं जो जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या और उसका जो वृद्धि दर है 1901 से 2011 तक की पूरी डेटा दिया गया है। जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो दशकीय वृद्धि दर है सबसे कम और सबसे ज्यादा कब रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 2011 के जनगणना से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए 1921 में जो दशकीय वृद्धि दर था वो माइनस में था, -0.31% था और सबसे ज्यादा 1971 में 24.80% था। याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो 2011 का दशकीय वृद्धि दर 17.72% था। ग्रामीण जनसंख्या कितना 48.85, शहरी जनसंख्या 31.16 और साक्षरता दर जो है आप देख सकते हैं 73%। ठीक है, और लिंगानुपात 943। याद रखिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो चरण है आप इसको ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। देखिए इधर जनसंख्या मिलियन में दिया गया है, नीचे जो है वर्ष दिया गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप पूरी डेटा को एक साथ एनालिसिस कर पाए। अगर पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिएगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो 1901 में जो जनसंख्या मतलब
आप देख सकते हैं कि जनसंख्या जो है मिलियन में दिया गया है। 1901 में 238 मिलियन, ठीक है, जनगणना वर्ष जो है आप देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए इसमें जो चरण 1 है, इसमें जो जनसंख्या था, यानी इस समय जनसंख्या का जो वृद्धि था वो धीमी था। जनसंख्या वृद्धि बहुत कम था, मतलब धीरे हो रहा था। महान विभाजक वर्ष था ये। इसके बाद चरण 2 में जब आए तो देखिए इसमें जनसंख्या का जो वृद्धि दर था वो स्थिर हो गया था, यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना इस समय। और चरण 3 जो था, इसमें जो जनसंख्या था, इसकी जो जनसंख्या का जो वृद्धि था चरण 3 का, वो तीव्र था। यहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा और इसमें जो है कह सकते हैं कि यहीं से जनसंख्या विस्फोट का जो है एक उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे वृद्धि दर आप देख सकते हैं, चरण 1 में वृद्धि दर 0.57% और चरण 2 में वृद्धि दर 1.33% और चरण 3 में जो वृद्धि दर है 2.46% और चरण 4 जो है जनसंख्या में उच्च वृद्धि और गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई और वृद्धि दर जो है 1.76%। छोटे परिवार की इसमें जो है अवधारणा लागू हुई। तो इन सभी डेटाओं को ध्यान में रखिएगा। तीसरा है तीव्र वृद्धि। 1951 से 2011 ईस्वी के बीच, यदि 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है, तो वहीं 1951 ईस्वी को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जा सकती है। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर और निवल वृद्धि यानी नेट ग्रोथ जो है आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक रही है। 1991 ईस्वी के बाद भारत जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गया और 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के दशकों में प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट आई है, परंतु जनसंख्या आधार बड़ा होने के कारण निवल जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है 18 करोड़ रही है। वर्तमान समय में जन्म दर 21.4 प्रति हजार व्यक्ति और मृत्यु दर 7 प्रति हजार व्यक्ति है, यानी 1000 पर 7, याद रखिएगा। और इस प्रकार अभी भी जनसंख्या वृद्धि जो है इसकी जो गति है वो तेज है। जनसंख्या वृद्धि की गति तेज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें तो भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो क्या है। देखिए जो भारत में तीव्र जनसंख्या के वृद्धि का जो कारण है, पहला है अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने पे ज्यादा जोर दिया गया। चिकित्सा में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी हुई। जन्म दर अधिक होना जो कि सामाजिक आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक पिछड़ापन, गर्म जलवायु का परिणाम रहा है। औसत आयु यानी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुआ। ठीक है, ये सभी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। भारत में जनांकीय संक्रमण, देखिए भारत जनांकीय संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से 2 चरण पार कर चुका है। 1921 ईस्वी तक भारत पूर्व औद्योगिक कृषि प्रधान समाज था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के उच्च रहने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही। इस समय तक भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम चरण में था। 1921 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक जन्म दर लगभग पहले जैसे बनी रही और इसमें कम गिरावट जो है दर्ज की गई, परंतु अकाल व संक्रामक रोगों पर नियंत्रण होने और परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आने के कारण जनसंख्या में वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र रही। वस्तुतः वर्ष 1961 के बाद से जन्म दर में थोड़ा ह्रास देखा गया था, परंतु वास्तविक वृद्धि दर 2% से अधिक ही थी। 1991 के बाद पहली बार वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम हुई है। ठीक है, 1991 ईस्वी के बाद भारत जनांकीय संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है एवं अब प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान जन्म दर में ह्रासमान प्रवृत्ति के जारी रहने से भारत जो है 2021 ईस्वी तक ही जनांकीय संक्रमण के चौथे चरण में पहुंच जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ग्राफ को देखिएगा तो लिंगानुपात की जो प्रवृत्ति है 1901 से 2011 के बीच वो क्या रही है आप देख सकते हैं। पूरी डेटा को जो एक बार एनालिसिस कर लीजिए। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं दिया गया है। 1901 में 972, 1911 में जो है 964, 1000 पे, याद रखिए 1000 पे प्रति महिलाएं हैं। 1921 में 955, 1931 में 950
1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, 2000 में 933 और 2011 में 943 प्रति हजार पुरुष पे महिलाओं की जो लिंगानुपात है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख परिभाषाएं जो है इसको ध्यान में रखना है। जनसंख्या घनत्व क्या है? मेजर डेंसिटी। देखिए जनसंख्या घनत्व सामान्यतः जन घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के दबाव का परिचायक है। जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसे व्यक्ति भूमि अनुपात के नाम से भी यानी मैन लैंड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? तो याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटा में देश या स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतना जो उस क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या होगा उसका भाग दे देंगे वहां के कुल क्षेत्रफल से। लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को लिंग के आधार पर पुरुष व स्त्री वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। और कैसे निकालते हैं? तो लिंगानुपात बराबर होता है कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या गुणे 100। इसके बाद है शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति हजार पुरुष शिशुओं की तुलना में उसी आयु समूह में महिला शिशुओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहा जाता है। देखिए, और इसे प्रति हजार बालकों की तुलना में, उम्र याद रखिएगा 0 से 6 वर्ष, प्रति हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं को जो इनकी जो उम्र है 0 से 6 है दोनों का, तो इससे प्रति हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और कैसे निकालते हैं? तो शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो को निकालने के लिए जो है बालिकाओं की संख्या से बालकों की संख्या से भाग दे देंगे और गुणे जो है मतलब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो निकल आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या है? देखिए यहां जो है दशकीय मतलब 10, यानी यहां 10 वर्षों के कालखंड में, जैसे 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त किया जाता है। कैसे निकालते हैं? तो दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या से भाग दे देंगे और इसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो निकलेगा दशकीय वृद्धि दर। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। और साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? तो साक्षरों की जो संख्या है उसमें 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। याद रखिएगा कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता हो, ठीक है, या उसे लिख पढ़ सकता हो, साक्षर यानी लिटरेट कहा जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में असक्षम हो या किसी भाषा को पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता है तो उसे निरक्षर कहा जाता है। 6 वर्ष या उससे कम आयु के सभी बच्चों को, चाहे वे स्कूल जाते हों या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गए हों, तो उन्हें निरक्षर ही कहा जाता है, न कि साक्षर। इसके बाद है नगरीय क्षेत्र क्या है? अर्बन एरिया किससे कहते हैं? देखिए बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर समिति आदि शामिल हो, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए 3 शर्तें आवश्यक है। पहला शर्त क्या है? न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। दूसरा, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% भाग गैर कृषि यानी नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में संलग्न हो। और तीसरा जो शर्त है, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। इसके बाद सिटी क्या है? शहर किसे कहते हैं? देखिए 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को सिटी कहा जाता है, शहर कहा जाता है। तो 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को। इसके बाद है कार्य सहभागिता दर क्या है? वर्क
पार्टिसिपेशन रेट क्या है? कुल जनसंख्या के तुलना में कुल कर्मियों, ठीक है, दीर्घकालिक कर्मी या अल्पकालिक कर्मी, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, तो कुल जनसंख्या के तुलना में कुल कर्मियों के प्रतिशत को कार्य सहभागिता दर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जनसंख्या प्रक्षेपण। जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? तो प्रजनन, मृत्यु और प्रवास की दी गई प्रवृत्तियों के आधार पर किसी भावी तिथि पर जनसंख्या के संभावित आकार का अनुमान लगाना जनसंख्या प्रक्षेपण कहलाता है। जनसंख्या जाल क्या है? पॉपुलेशन ट्रैप क्या है? तो जब जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के संभाव्य वृद्धि दर से अधिक हो जाए तो धनात्मक संवृद्धि दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होगी और ऐसी स्थिति को जनसंख्या जाल कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो है, याद रखिएगा, इसमें जो डेटाएं दिए गए हैं वो डेटा रटना नहीं है, एक दो बार आपको बारीकी से जो है एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। जनसंख्या आकार के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम 2001 तथा 2011 की तुलना की गई है, तो आप देख सकते हैं। तो आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करके इन डेटा को जो है आगे बढ़िएगा। मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं पूरे पेज को स्क्रॉल कर देता हूं। यहां पे है 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात व साक्षरता के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम, ठीक है। तो क्रम आप देख लीजिए, पहला क्रम, दूसरा क्रम आप देख सकते हैं कि जो जन घनत्व है कितना है और लिंगानुपात कितना है, पुरुष महिलाएं और कुल जो है जो साक्षरता दर है कितना है। सारे डेटा को जो है एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। और मैं इस पेज को स्क्रॉल कर देता हूं, पीडीएफ नहीं है तो ले लीजिए प्लीज, क्योंकि डेटा को अगर एनालिसिस करें, डेटा को मतलब कि स्टडी करें तो बहुत ज्यादा टाइम जो है चला जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूं, आप लोग जो है बारीकी से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। भारत की जनगणना 2011, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, योजनागत विकास के लिए जनगणना और जनांकिकी गुणों में परिवर्तन का व्यापक महत्व होता है। भारत में पहली जनगणना, याद रखिएगा, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली जनगणना कब हुआ? 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1881 ईस्वी से यानी लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई। डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। नाम याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के 7वें जनगणना अभियान का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच और जबकि दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2010 के बीच पूरा हुआ। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना के अंतिम आंकड़े देश के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली की उपस्थिति में 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो सी चंद्रमौली का नाम याद रखिएगा, ठीक है। 2 चरणों में पूर्ण हुई भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर जो है क्या था? एक, याद रखिएगा, शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था, प्रगणक शिक्षिका। इस जनगणना का ध्येय जो था या स्लोगन जो था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। स्लोगन याद रखिएगा। जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 1 मार्च 2011 को करीब जो है 121 करोड़ थी, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि इसमें पिछले दशक के तुलना में, यानी पिछले दशक का मतलब 1991 से 2001 के तुलना में जनसंख्या के वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है। 1991 से 2001 के दौरान भारत की जनसंख्या में 21.54% की जो है वृद्धि हुई थी। कितना? 21.54% की। वही 2001 से 11 के दौरान अगर देखें तो दशकीय वृद्धि दर जो है मात्र 17.64% रह गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन और भारत के बीच का अंतर भी घट गया है। 2001 में यह अंतर
23.8 करोड़ था, जो 2011 में घटकर 13 करोड़ हो गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो देश में महिलाओं की कुल आबादी जो है 58 करोड़ 75 लाख और पुरुषों की कुल आबादी जो है 62 करोड़ 32 लाख है। बीते 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 17.64% वृद्धि हुई है और इस दौरान कुल जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1911 से 21 के दशक के बाद यह पहला दशक है जब जनसंख्या में कुल वृद्धि पिछले दशक से कम रही है। पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% की बढ़ोतरी हुई है। जनगणना में उसे साक्षर माना गया है जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा में पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम हो। देखिए, जो कह सकते हैं कि साक्षर जो लोग होते हैं उनका मापदंड क्या है, तो उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और वे किसी भी भाषा में पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम होने चाहिए। 15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़े के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है, जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात जो है 927 से घटकर 900 क्या हुआ है, 927 से घटकर 919 हो गया है। यह अनुपात आजाद भारत का सबसे निचला स्तर है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में 12% और पुरुषों के साक्षरता दर में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, लेकिन बिहार, गुजरात और जम्मू कश्मीर में इसमें गिरावट आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत की कुल जनसंख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो हिस्सा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो एक बार डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इधर है जम्मू कश्मीर, इसकी जो परसेंटेज है 1.04% है, दिल्ली का 1.39 है, हरियाणा का 2.09 है, छत्तीसगढ़ का 2.11 है, पंजाब का 2.29 है, असम का 2.58 है, झारखंड का 2.72 है। तो पूरी डेटा को एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा। 2028 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है दिल्ली होगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा 16 मई 2018 को जारी एक अनुमान के अनुसार 2050 तक शहरों या अन्य शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति निवास करेंगे। जनसांख्यिकीय बदलाव और समग्र जनसंख्या वृद्धि के कारण सदी के मध्य यानी 2050 तक लगभग याद रखिएगा 2.5 अरब लोग शहरी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 43 मेगा सिटी संभावित है। वर्तमान में 31 है। जहां 10 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं उन शहरों को मेगा सिटी के श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अधिकांश मेगा सिटी विकासशील देशों में है। देखिए, रिपोर्ट में वर्ष 2028 तक नई दिल्ली को जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाने की संभावना जताई गई है। वर्तमान में याद रखिएगा टोक्यो 37 मिलियन निवासियों के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके बाद नई दिल्ली का स्थान, इसके बाद संघाई, इसके बाद मैक्सिको सिटी और इसके बाद साओ पाउलो का स्थान आता है। जनगणना 2021 में 2231 नए सेंसस टाउन देख लेते हैं। देखिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर के द्वारा जारी एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार अगर बात करें तो 2021 के राष्ट्रीय जनगणना में 2231 गांवों को नए जनगणना कस्बों के रूप में घोषित किए जाने का अनुमान है। 2001 के जनगणना के समय जो है 1362 नए सेंसस टाउन शामिल किए गए थे, जबकि 2011 के जनगणना में 2600 नए सेंसस टाउन शामिल हुए थे और इस प्रकार से कुल 4000 नए सेंसस टाउन शामिल हुए। भारत में सबसे अधिक जो है 76 सेंसस टाउन जो है पश्चिम बंगाल में पंजीकृत किए गए हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में ऐसे कस्बे शामिल किए गए थे। सेंसस टाउन्स प्रशासनिक रूप से ऐसी ग्रामीण बस्तियां होती हैं जो शहरी क्षेत्रों के मापदंडों को पूरी करती हैं। याद रखिएगा, नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ है
यहां से प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। और इस दशक में नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, जबकि पिछले दशक में अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की ही रही थी। किसकी थी? नागालैंड की ही, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो मुंबई के समीप स्थित ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। भारत में जन्म दर में गिरावट आई है। कुल जनसंख्या के तुलना में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात 2001 के 15.9% से गिरकर 2011 में 13.6% हो गया है, जो भारत में घटती प्रजनन दर का यह सूचक है। 2011 के जनगणना में 0 से 6 साल तक के बच्चों की संख्या घटी है। हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले 110 वर्षों में सबसे बेहतर महिला अनुपात दर्ज किया गया है, जो 879 और 818 है। 8079 और 818 मतलब 818 है। लेकिन यह अब भी देश में सबसे निचले स्तर पर है, जो कह सकते हैं कि इसका जो स्तर है अभी भी निचले स्तर पर है, देश में सबसे कम है। और जो इस बात का संकेत है कि उन राज्यों में भ्रूण हत्याएं अभी भी जो है उच्चतम स्तर पर है। सर्वोच्च लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो है स्त्रियों की जो संख्या है, तो सर्वोच्च लिंगानुपात वाला 2 राज्य हैं। 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की जो संख्या होता है कितना है? केरल में 1084 महिलाएं 1000 पुरुष पर, और पुदुचेरी में 1037 हैं। तो सर्वोच्च लिंगानुपात वाले 2 राज्य हैं केरल और पुदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन और दीव और चंडीगढ़, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे और पुदुचेरी के यनम जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। नागालैंड के लोंगलेंग और किफिरे जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। पिछले दशक के भांति इस दशक में भी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि दर, जो कह सकते हैं कि जो पिछला दशक है, पिछले दशक के भांति इस दशक में भी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। और यह जनसंख्या वृद्धि दर में जो है कमी आई है, परंतु जनसंख्या में जो जैविक रूप से पुनर्उत्पादन वर्ग है, इनके बड़े होने के कारण कुल 18 करोड़ की दशकीय वृद्धि हुई है। इस जनगणना में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल प्रथम 3 राज्य हैं। तो पहले स्थान पर बिहार 1106, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल है 1028 और केरल है 860। जनसंख्या घनत्व सबसे बिहार का ज्यादा है, यहाँ पे 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028 है और केरल में 860 है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना में 7000 शहरें 6 लाख गांवों को शामिल किया गया। 7000 शहर और 6 लाख गांव जो हैं 2011 के जनगणना में शामिल हुए। भारत में जाति आधारित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी, 1931 के बाद समाप्त कर दी गई और 2011 से जातीय जनगणना कराने की अनुमति प्रदान की गई। पुनः पहली जनगणना में कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे। वर्ष 2011 के जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए। 2011 के जनगणना में कुल नए प्रश्न जोड़े गए हैं, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप की उपलब्धता, इंटरनेट सुविधा, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी की सुविधा को भी इसमें शामिल किया गया है। 2011 के जनगणना में पहली बार किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। उन्हें न तो महिला और न पुरुष श्रेणी में रखा गया। देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका ठिकाना नहीं होता, याद रखिएगा। देखिए, जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है घटते क्रम में, क्रम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घटते क्रम जो है दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान जो है पहले स्थान पर है दादरा और नगर हवेली, इसके बाद दमन और दीव, इसके बाद पुदुचेरी, इसके बाद मेघालय और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। घटते क्रम में दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या था? दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है स्थान, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है घटते क्रम में, तो लिंगानुपात के अनुसार सबसे पहले यानी घटते क्रम में सबसे पहले स्थान केरल का
देख सकते हैं 1084 लिंगानुपात है। इसके बाद पुदुचेरी है 1037, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप जो है अपने राज्य का जो लिंगानुपात है याद रखिएगा, और दशकीय वृद्धि दर जो है आपके राज्य का कितना है ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है बढ़ते क्रम में, नागालैंड, ठीक है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम नागालैंड का है। इसके बाद केरल का, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और गोवा, याद रखिएगा। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है बढ़ते क्रम में, नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और इसके बाद गोवा है। न्यूनतम लिंगानुपात के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है बढ़ते क्रम में, तो याद रखिएगा दमन और दीव, इसका लिंगानुपात 618 है, दादरा और नगर हवेली का 774 है, चंडीगढ़ का 818 है, हरियाणा का 879 है, जम्मू कश्मीर का 889 है। तो याद रखिएगा न्यूनतम लिंगानुपात के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है बढ़ते क्रम में, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो इंसानों से मेल जोल नहीं रखती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो इंसानों से ये मेल जोल नहीं रखती हैं, उनका संपर्क भी प्रतिबंधित है, ठीक है। और देखिए इनकी जनगणना के लिए द्वीपों के चारों तरफ नाव से कमल और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं, और उन्हें आकर्षित होकर जब वे पानी की तरफ आते हैं तभी उनकी जनगणना होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस तरह से होता है। सर्वाधिक साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है घटते क्रम में, पहला स्थान है केरल का, इसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है, सबसे पहला स्थान है केरल का, इसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है घटते क्रम में, केरल का पहला स्थान है, सबसे ज्यादा यहाँ पे साक्षरता दर है। इसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा का स्थान आता है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है बढ़ते क्रम में अगर देखें तो देखिए सबसे कम बिहार का है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो बढ़ते क्रम में देखना है, सबसे कम बिहार, उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे ज्यादा राजस्थान का, उससे ज्यादा झारखंड और उससे ज्यादा आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान बढ़ते क्रम में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता के आधार पर पहला स्थान है बिहार का, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर या झारखंड। दोनों जो है यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जम्मू कश्मीर या झारखंड दोनों नाम दिया जा सकता है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का स्थान बढ़ते क्रम में जो है बिहार का, इसके बाद इससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है, इससे भी ज्यादा आंध्र प्रदेश और इससे ज्यादा मेघालय और इससे ज्यादा जम्मू और कश्मीर या झारखंड का है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान घटते क्रम में, सर्वाधिक महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान घटते क्रम में जो है केरल, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद लक्षद्वीप, गोवा और त्रिपुरा। क्रम याद रखिएगा, घटते क्रम में दिया गया, सबसे ज्यादा केरल का, उससे कम मिजोरम का, उससे कम लक्षद्वीप, उससे कम गोवा और उससे कम त्रिपुरा। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान बढ़ते क्रम में, न्यूनतम महिला साक्षरता के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो स्थान है बढ़ते क्रम में दिया गया है। याद रखिएगा बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। क्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो स्थान है घटते क्रम में दिया गया है। पहला स्थान पे दिल्ली, इसके बाद चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप का स्थान आएगा। इसके बाद देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश, उससे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप का, उससे ज्यादा मिजोरम, उससे ज्यादा सिक्किम और उससे भी ज्यादा नागालैंड का है। तो
याद रखिएगा। जो जन घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो स्थान है बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उससे कम, मतलब सबसे ज्यादा कम है अरुणाचल प्रदेश, उससे ज्यादा अंडमान निकोबार का, उससे ज्यादा मिजोरम का, उससे भी ज्यादा सिक्किम, और सबसे ज्यादा इसमें जो है नागालैंड का है। जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े दिए गए हैं, तो मैं इस पेज को बड़ा कर देता हूं ताकि आप पूरी डेटा को एक साथ देख पाए। तो यहां पे जनगणना 2001 और जनगणना 2011 की तुलना की गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे नगरीय प्रतिशत जनगणना 2001 के अनुसार 27.81% था, वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार 31.16%। कितना अंतर आया? तो प्लस 3.29% का। 10 की वृद्धि दर 2001 की जनगणना के अनुसार 21.54% और 2011 के जनगणना के अनुसार 17.64% था। कितना अंतर? तो माइनस 3.84% का कमी आया। वार्षिक वृद्धि दर जनगणना 2001 के अनुसार 1.97% और 2011 के जनगणना के अनुसार 1.64%। कितना का अंतर? तो इसमें कमी आया, माइनस 0.33%। लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 933, 2011 के जनगणना के अनुसार 943, 10 का इसमें वृद्धि हुआ। और साक्षरता जो है 2001 के जनगणना के अनुसार 64.83% था, 2011 के जनगणना के अनुसार 73%। इसमें जो तुलना हुआ, अगर तुलना दोनों में किया गया तो जो अंतर आया वो प्लस 8.15% का, ठीक है। और जन घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार 324 और 2011 के जनगणना के अनुसार 382, यानी इसमें प्लस 58 वृद्धि हुआ। याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये सभी जनसंख्या के दृष्टि से हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में और अनुसूचित जनजातियां, धार्मिक जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या विस्फोट, आधार परियोजना, भारत की जनसंख्या नीति 2000, ठीक है, और भारत की जो जनसंख्या समस्या है, इन तमाम पहलुओं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में इन सभी को कवर करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को आप जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।